हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ई क्लास। आप हैं अजय गुलेरिया के साथ और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट वीडियोस में कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था और उसको वहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया था, जिसमें कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में निकाली थी, जो कि हमारे पास आई थी दो चार्जेस Q1 Q2 मैग्नीट्यूड के उनके बीच में जो डिस्टेंस R था, तो फोर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला वहाँ से निकल के सामने आया था, दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट था दैट वाज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और मैंने आपको वहाँ पे परमिटिविटी के बारे में भी वहाँ पे बताया था, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल में उस प्लेलिस्ट में जाके तो आप उन वीडियोस को पक्का देखें। तो राइट गाइस, हमें पता है कि हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर निकाल रहे हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो अभी तक हमने इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ही डिफ़ाइन किया है, तो जो आपका कूलम्ब्स लॉ है उसको अब हम वेक्टर ट्रीटमेंट देंगे, राइट। तो हम आ जाते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसमें थोड़ा सा जो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बड़ा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है इसमें जो नोटेशंस आपकी यूज़ होती हैं, क्योंकि डिफरेंट पब्लिकेशन की बुक्स में इसमें नोटेशंस में जो है वो वेरिएशन आती है। तो मैं आपको एक बहुत ही स्टैंडर्ड और एक कन्वेंशनल और जो कि आपके इन फ्यूचर कंपटीशन वगैरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो हेल्प मिलेगी, तो इस वाली नोटेशन से आपको मिलने वाली है, ताकि वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो आपने इसको बिल्कुल ध्यान से नोट करना है। लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 विद पोजीशन वेक्टर्स R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर्स रिस्पेक्टिवली, राइट। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं कर रहे हैं कि वो दोनों चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, या वो मतलब सिमिलर चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं, राइट। वी आर मेंशनिंग द थिंग हियर, वी वुड लाइक टू जनरलाइज द थिंग्स, राइट। तो हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और आपके पास एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। इनके बीच के जो आपके जो इनके सेंटर्स हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन हमने ड्रॉ की है, क्योंकि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज़ अ सेंट्रल फोर्स, और सेंट्रल फोर्सेस वो वाली फोर्सेस होती हैं जो कि हमेशा बॉडीज़ के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग एक्ट करती हैं, राइट। उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो उनके जो सेंटर्स हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन होती है। ओके, अब यहाँ पर Q1 का जो आपका पोजीशन वेक्टर है दैट इज़ R1 वेक्टर, Q2 का जो आपका पोजीशन वेक्टर है दैट इज़ R2 वेक्टर, राइट। और एक जो मैं नोटेशन की बात कर रहा था, अब आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। हम यहाँ पे पहले फोर्स ऑन Q2 निकालेंगे Q1 के कारण, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, और उसको हम नोटेशन देंगे F21। अब हम इस सेक्शन में वेक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, राइट। इट मीन्स हमें फोर्स को डायरेक्शन देनी है। आपका जो टारगेट है दैट शुड बी क्लियर, हमें फोर्स को डायरेक्शन देनी है, हमें उसको एक वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन मिलेगी वो हमें ये जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है इसी से ही मिलेगी। ओके, इसी से ही मिलेगी। तो इसमें आपका कौन सा वेक्टर हम यहाँ पर नोटिफाई करें जो कि हमारी फोर्स को डायरेक्शन दे, तो उसको नोटेशन देने का तरीका, राइट। यहाँ पर हम बोल रहे हैं द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो यहाँ पर जो वेक्टर है हमें जो डायरेक्शन देगा, उस वेक्टर को हम कैसे नरेट करेंगे, कैसे उसको हम नोटेशन देंगे, दैट विल बी द वेक्टर लीडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम 1, and that will be R21 vector, the vector leading towards Q2 from Q1, ताकि उसकी जो नोटेशन है वो हमारी फोर्स की नोटेशन की तरह ही बने, F21 R21। ओके, और यहाँ पे हमें पता है फिर जो आपका वो बीच में जो डिस्प्लेसमेंट जब आप निकालते थे वेक्टर लॉ से,
तो क्या होता है आपका यहाँ पे, या तो आप सिंपली यहाँ पे कह देते हैं कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी जो है वो वेक्टर कहाँ से जा रहा है, दैट इज टुवर्ड्स 2 फ्रॉम 1 R21, दैट्स वाई दैट इज R2 माइनस R1। और फिर से इसको आपने नोट कर लेना है अपने नोट्स में फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपने इसको क्या बोलना है, वेक्टर टुवर्ड्स 2 फ्रॉम 1। क्यों? क्योंकि 2 के ऊपर फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है, Q1। और हमारे को जो अब डायरेक्शन, जो कि फोर्स की डायरेक्शन की हम बात कर रहे थे, वो हमें मिल चुकी है। वो किससे मिली हमें, R21 कैप से। क्लियर? देन जब हमारी दूसरे फोर्स की बात आएगी, दूसरी फोर्स मीन्स फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, दैट विल बी रिटन एज F12। तो यहाँ पे जो वेक्टर हमें डायरेक्शन देने वाला है वो कौन सा होगा, दैट विल बी R12 मीन्स वेक्टर लीडिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, लीडिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, राइट। और वो क्या होगा, जब आप इस तरफ जा रहा है तो फाइनल पोजीशन आपकी कहाँ है, Q1 की तरफ है, तो दैट इज R1 माइनस R2। और यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर, जो डायरेक्शन देने वाला फोर्स को मिल गया, वो कौन मिला आपको, R12 कैप। और यहाँ पे इसको भी बोलने का तरीका नोट कर लेंगे आप, दैट इज वेक्टर टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, वेक्टर टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, R12, राइट। अब now the force on Q2 due to Q1 is given by Q2 on Q1, that will be written as F21, right। तो F21 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2। और जो हमारा क्या है, जो हमने यहाँ पे किया था, जो आपका वेक्टर जो हमारे को यहाँ पे डिस्टेंस देगा वो कौन देगा, R21, दिस इज R21। और साथ में इसी की डायरेक्शन कौन देगा हमें, R21 कैप, दिस इज R21 कैप, राइट। अब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। और यहाँ पर एक और चीज़ करेंगे, हमें पता है, हमने +1 में पढ़ा है कि जो एक यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कौन सा है, R21 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, ये क्लियर है आपको, क्योंकि वेक्टर क्या होता है, पूरा एक जो पूरा वेक्टर है यहाँ पे, इस वेक्टर में क्या है, पूरा वेक्टर मीन्स इसमें एक मैग्नीट्यूड है और एक साथ में क्या डायरेक्शन है, नीचे सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कैंसल, हमारे पास क्या बचता है, यूनिट वेक्टर। ओके, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो आपके दो चीज़ें हैं, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये सिंगल मैग्नीट्यूड है, इन दोनों का पावर ऐड हो गई और ये बन गया R21 मैग्नीट्यूड क्यूब, राइट। और R21 साथ में फर्दर हम इसको लिखते हैं। अब हम R21 को तोड़ के लिखेंगे, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, तो वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी R2 माइनस R1। तो यहाँ पे हमने दोनों जगह पे R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वो पुट कर दिया। तो ये एक आपके पास जो हमारा पहला था, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 आ गई। वैसे ही अब हमने फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 निकालनी है, राइट। और वो कौन सी होगी, दिस वन, F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, दैट विल बी गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यहाँ पे आपका जो वेक्टर है वो कौन सा आएगा, जो हमें डिस्टेंस देगा R12, और साथ में यहाँ पे जो हमें डायरेक्शन देगा वो कौन देगा, R12 कैप। ये भी हमें मिल गया। अब हम इसमें बीच के स्टेप्स नहीं करेंगे, हम सीधे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लाएंगे। तो हम सीधा लिख देंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे R12 है तो हो जाएगा R1 माइनस R2, R12 R1 माइनस R2, एंड दैट इज द प्रॉपर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, राइट। ये वाली जो नोटेशंस हैं आपके बहुत काम आने वाली हैं जब आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कंपटीशन की आपको जो वेक्टर्स हैं, पोजीशन वेक्टर, इनके पूरे कोऑर्डिनेट्स में दिए जाएंगे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, इस तरह की फुल नोटेशन में जब वो दिए जाएंगे तब आपको इन नोटेशंस का यूज़ करके वहाँ पर फोर्स निकालनी पड़ेगी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। अब हम एक और इसमें आगे चलते हैं। कूलम्ब्स लॉ को हमने
प्रूव करना है कि दैट इज़ इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबको पता है, हमने सबने पढ़ा हुआ है कि टू ईच एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। कि एक चीज़ अगर किसी के ऊपर फोर्स लगाए, राइट, तो वो उसके ऊपर उतनी ही उल्टी फोर्स लगाती है, उसके अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि वाकई यहाँ पे भी ऐसा होता है, नहीं होता है। तो वी विल स्टार्ट, हम सिंपलर फॉर्म लेंगे, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं लेंगे, हम ये सिंपल वाली फॉर्म से स्टार्ट करेंगे F21 से। F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R21 स्क्वायर एंड R21 कैप, राइट। अब हमें पता है कि R21 आपके पास दो यूनिट वेक्टर्स हैं, दिस इज R21, दिस इज R12। इन दोनों में क्या फ़र्क है? यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड तो उनके दोनों के बराबर होते हैं, इनमें सिर्फ क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं बस। और अपोजिट वेक्टर की टर्म में अपोजिट होने का मतलब है कि अगर एक पॉजिटिव है तो वो दूसरा क्या हो जाएगा, उसको क्या लग जाएगा, इन्वर्शन मिल जाएगी उसको, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो R21 इज इक्वल टू R12, मैग्नीट्यूड तो दोनों के बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से वो क्या हो गया, माइनस। तो हमने इस वाली चीज़ में यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में R21 की जगह क्या रिप्लेस करना है, माइनस R12। तो जैसे ही हम उसको करेंगे तो आपका R12 यहाँ पे आ गया और इसका जो माइनस साइन है वो यहाँ पे फ्रंट पे आ गया। ओके, आई थिंक दैट शुड बी क्लियर। उसके बाद अब हम एक और चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। आप इस एक्सप्रेशन को देखो, ओके, और इस एक्सप्रेशन के देखिए F12 की, इन दोनों में क्या है, क्या फ़र्क है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। Q1 Q2 एंड यहाँ पे क्या है नीचे R12 मैग्नीट्यूड। अब आपको पता है R12 हो चाहे R21 हो, उनका मैग्नीट्यूड इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपस में क्या है, बराबर हैं। और ये भी R12, ये भी R12, इट मीन्स दे आर सेम थिंग, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पे इस वाली चीज़ को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो किसके बराबर है, F12, राइट। तो यहाँ पे हम इस क्या पुट करेंगे, इज इक्वल टू माइनस, और ये वाली चीज़ जो थी वो इसके बराबर थी, इसलिए हमने लिख दिया इसको माइनस F12। तो यहाँ पे हमारे को मिल गया वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, जितने जो है Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है कि बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट Q1 भी Q2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एंड दैट इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। आई थिंक कोई ज़्यादा इसमें नहीं है, सिर्फ आपने नोटेशन के ऊपर फोकस करना है और आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कि अगर आप F21 लिख रहे हो तो यहाँ पे भी क्या होगा, वो R21। अगर यहाँ पे F12 है तो आपकी यहाँ पे डिस्टेंसेस को, जो डिस्टेंस और डायरेक्शन आपको देने वाले वेक्टर हैं, वो भी क्या होने चाहिए, उसी सीक्वेंस में होने चाहिए, राइट। और जो आपको नोटेशन बताई है, मीन्स R21 को आप क्या बोलोगे, द वेक्टर लीडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम 1, राइट। वैसे R12 वेक्टर लीडिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, ओके। देन स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं। वो कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के ऊपर ही बेस्ड है, राइट। सिर्फ फ़र्क कितना है कि हमारे पास एक और वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होती है, वो क्या होती है कि अभी तक जो हम फोर्सेस निकालते रहे, वो जो फोर्सेस हम निकाल रहे थे, दैट वाज ओनली फॉर द 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम, राइट। उस सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 2 चार्जेस थे, तो उनके बीच में हम फोर्सेस निकालते रहे। अब सपोज कि हमारे पास क्या हो, बहुत सारे चार्जेस आ जाए और एक किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर हम उन सब चार्जेस के कारण रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहें, राइट। कि वो सारे मिलके उसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी लगा रहे हैं, उसके ऊपर टोटल कितनी फोर्स लग रही है सबके कारण। अगर ये हमने निकालना हो तो वैसे सुनने तो हमें आसान लगता है कि उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन हमारे दिमाग में गड़बड़ वहाँ पे नज़र आती है इस चीज़ को करने में, कि अगर हम किसी उस चार्ज के ऊपर किसी दूसरे चार्ज के कारण अगर फोर्स लगाते हैं, राइट, तो उसके आसपास जितने और चार्जेस पड़े हुए हैं, तो क्या उनके बीच में जो फोर्स है वो
बाकी जो चार्जेस हैं अपनी फोर्स से उसको इम्बैलेंस तो नहीं कर देंगे, उसको चेंज तो नहीं कर देंगे, उसमें गड़बड़ तो नहीं कर देंगे, राइट। और हमें जो है वो कैलकुलेशन में क्या हो जाएगी, दिक्कत, ऐसा होता है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर मल्टीपल चार्जेस। क्या कहता है वो, द फोर्स बिटवीन टू इंडिविजुअल चार्जेस। हम क्या कह रहे थे, हमारे दिमाग में डाउट था कि अगर किन्हीं दो चार्जेस के बीच में अगर हम फोर्स निकालने लगे तो बाकी जो है वो अपनी फोर्स से उस फोर्स को क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, और हमारा फोर्स निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये हमारा इशू था, राइट। लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने क्या कहा, वो क्या कहता है कि द फोर्स बिटवीन टू इंडिविजुअल चार्जेस, कि दो अगर इंडिविजुअल चार्जेस के ऊपर अगर आप फोर्स की बात कर रहे हो तो दैट वेरी फोर्स विल बी अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो बाकी जो चार्जेस हैं उनकी प्रेजेंस से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो वो कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया, ठीक है। हमारी जो समस्या थी वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से दूर हो गई, राइट। तो अगर दूर हुई तो हमने क्या किया, हमने क्या उससे रिजल्ट निकाला कि इन अदर वर्ड्स द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ all the forces, right, all the forces due to a number of charges taken one at a time। मतलब कि अगर हमने एक चार्ज के ऊपर बाकी चार्जेस के कारण फोर्स निकालनी है तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक के कारण उसके ऊपर क्या करेंगे, अकेले अकेले की फोर्स निकालेंगे और लास्ट में उन सब का क्या कर देंगे, सम, टेकन वन एट ए टाइम। तो वो हमारे को उस चार्ज के ऊपर उन सब चार्जेस के कारण टोटल फोर्स मिल जाएगी, राइट। तो इसी चीज़ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए हम एक फिर से सिस्टम ऑफ एन चार्जेस लेते हैं, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn, और इनको हम लोकेट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, राइट। हमारे पास एक चार्ज है Q1। अब आपने ध्यान देना है कि जो Q1 है ये आपका टारगेट चार्ज है। Q1 के ऊपर बाकी सारे के सारे चार्जेस फोर्स लगाने वाले हैं, राइट। तो हमने Q1 के ऊपर उन सब फोर्सेस को निकालना है जो कि सारे चार्ज मिलके इसके ऊपर लगा रहे हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने हमें बताया है कि आप जो है वो वन करके, वन एट ए टाइम लेके अकेले अकेले चार्ज के कारण इसके ऊपर इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल लो और फिर उनको सबको वेक्टर क्या कर दो, उनका सम कर दो, वो उसके ऊपर टोटल फोर्स आ जाएगी, राइट। तो Q1 इसका जो पोजीशन वेक्टर है, सपोज दैट इज R1 वेक्टर, इसके ऊपर सब फोर्स लगाएंगे। जो पहला सपोज कौन सा है, Q2, ये पड़ा हुआ है कहीं पे, ओके। इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R2 वेक्टर। अब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो उस फोर्स के हमें डायरेक्शन पता करने के लिए हमें एक वेक्टर वहाँ पे नोटिफाई करना पड़ेगा, और वो वेक्टर कौन सा होगा, दैट विल बी द वेक्टर, जैसे हमने पहले बताया था, राइट। यहाँ पे फोर्स कहाँ पे लग रही है, Q1 पे लग रही है, राइट। तो दिस विल बी द वेक्टर टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, वेक्टर लीडिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2 मीन्स R12। फोर्स लगेगी, उसका जो हमें डायरेक्शन मिलेगा वो किससे मिलेगा, R12 कैप से मिलेगा, यूनिट वेक्टर से मिलेगा, राइट। उसके बाद हमारे पास अगला चार्ज आता है Q3, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R3 वेक्टर। अब फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पर एक वेक्टर चाहिए जो कि हमें फोर्स की क्या देगा, डायरेक्शन। तो यहाँ पे वो वाला वेक्टर क्या है, ये, दिस विल बी द वेक्टर लीडिंग टुवर्ड्स Q1 फ्रॉम Q3 एंड दैट विल बी R13, ओके। फोर्स लगेगी, उसका जो हमें डायरेक्शन मिलेगा वो यूनिट वेक्टर से मिलेगा, R13 कैप। उसके बाद हमारे पास nth चार्ज आ गया, ऐसे बहुत सारे हैं एंड सो ऑन। तो हमने लास्ट वाला ले लिया Qn का जो पोजीशन वेक्टर दैट इज R1 वेक्टर, ओके। अब यहाँ पे भी हमें वो वेक्टर पता करना है जिससे कि हमें फोर्स की क्या मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी। तो वो वाला जो वेक्टर यहाँ पे रहेगा वो क्या रहेगा, द वेक्टर लीडिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम n, वेक्टर लीडिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम n, दैट विल बी R1 n वेक्टर, राइट। और फोर्स लगेगी, उसकी जो डायरेक्शन है वो हमें मिलेगी R1 n कैप। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बीच में अगर आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि हाउ वी आर श्योर कि यार सारे ही हम बाहर की तरफ ले रहे हैं रिपल्सिव, आपको बताया था कि
ये जो चीज़ें हैं, जब Q1 Q2 के साइन अगर कहीं पे इनका प्रोडक्ट अगर माइनस होता है तो ये जो आपके यूनिट वेक्टर हैं ये खुद ब खुद अपनी डायरेक्शन क्या कर लेते हैं, चेंज। तो अब हम जो है इसको क्या कर रहे हैं, एक जनरलाइज्ड फॉर्म में डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो आपने ऐसा नहीं सोचना है कि हमने जो चार्जेस हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव कैसे ले लिए या सारे के सारे नेगेटिव कैसे ले लिए। कहाँ से कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सारे आउटवर्ड कैसे फोर्सेस जा रही है, नहीं। दिस इज फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन डेवलपिंग द थिंग्स, इन डेवलपिंग द एक्सप्रेशंस, राइट। और ये जनरलाइज्ड फॉर्म्स हैं। अगर कहीं पे भी अगर आपका नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरह के अनलाइक चार्जेस आते हैं तो वो प्रोडक्ट जो आपका फोर्स का है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा, और वो जो नेगेटिव है ये इस यूनिट वेक्टर को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, इसकी डायरेक्शन को क्या कर देगा, उल्टी कर देगा, अट्रैक्टिव बना देगा उसको, राइट। द टोटल फोर्स F1, अब हम टोटल फोर्स जो F1 के ऊपर है उसको F1 ही बोलेंगे, सिंपल। ऑन Q1 इज गिवन बाय F1 इज इक्वल टू F12, F13 एंड सो ऑन अप टू F1n, राइट। तो सबसे पहले हम किसके ऊपर आते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, दैट इज F12, ओके। व्हाट विल बी दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर, हमें कौन सा यहाँ से जो वेक्टर था वो इसकी डायरेक्शन दे रहा था, वो वेक्टर है द वेक्टर लीडिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, दैट इज R12। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, R12, और यूनिट वेक्टर कौन सा है आपका इसकी डायरेक्शन को शो करने वाला, दैट इज R12 कैप, राइट। देन नेक्स्ट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, Q1 ड्यू टू Q3 कौन सी फोर्स होगी वो, दैट विल बी F13 क्या मिलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, एंड देन कौन सा वेक्टर यहाँ पे आपको डिस्टेंस देने वाला है और आपको डायरेक्शन देने वाला है, द वेक्टर लीडिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 3, दैट इज R13। तो ये R13 यहाँ पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया और साथ में डायरेक्शन आपको किसने दी, R13 कैप ने, ओके। फिर हम आगे लास्ट चार्ज के ऊपर सो ऑन अप टू, इसी तरह से बाकी चार्ज भी होंगे। तो यहाँ पे जो आपको ये फोर्स लगाएगा वो क्या लगाएगा, F1n, दैट इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn, एंड दैट विल बी गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1n कैप ओवर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर जिसने हमें इसका डिस्टेंस भी दिया और साथ में इसकी डायरेक्शन भी दी, राइट, वो कौन सा है, R1 कैप, दैट इज द वेक्टर लीडिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम Qn, ओके। और साथ में जो हमें इसकी डायरेक्शन मिली वो किससे मिली, R1n कैप से। आई थिंक दैट इज वेरी मच क्लियर। अब हमने कुछ नहीं करना है, इन सारी की सारी टर्म्स में जो कॉमन चीज़ है वो बाहर निकाल लेनी है। तो सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और सब में Q1 कॉमन है। तो इन चीज़ों को हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी जो अंदर बच गया उनको हम अंदर लिख देंगे, राइट। अभी भी थोड़ा हमें लंबी एक्सप्रेशन दिख रही है, अगर इसको किसी कंपैक्ट फॉर्म में ले आ जाए तो अच्छी रहेगी, राइट। कंपैक्ट फॉर्म में आने के लिए हम इनमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें सारी की सारी टर्म्स में सेम रह रही है, राइट। तो यहाँ पे वो सेम क्या रह रहा है, 1 सब में 1 जो है वो दैट इज इनवेरिएबल, वो चेंज नहीं हो रहा, राइट। वो इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हमें पता है कि हम Q1 के ऊपर सबके कारण 1/1 सबके कारण जो है उसके ऊपर क्या निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं। तो सब में 1 होना ही होना है, और साथ में जब Q2 आएगा तो Q2s आएंगे, जब Q3 आएगा तो सारे 3s आएंगे। तो ये वाली जो चीज़ें हैं 2 राइट, 2 3 3 3, ये वाली चीज़ें जो है वो क्या होने वाली हैं, हर एक में चेंज होने वाली हैं, n राइट। तो जो चेंज होने वाली चीज़ें हैं उनको हम एक वेरिएबल असाइन करेंगे i, और समेशन फॉर्म में इसको ले लेंगे, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स रेंजिंग फ्रॉम i इज इक्वल टू 2 to n। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये 2 से स्टार्ट क्यों हो रहा है। 2 से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि Q1 खुद के ऊपर तो फोर्स लगा नहीं सकता, राइट। तो सबसे पहला जो उसके ऊपर फोर्स लगाने वाला है वो Q2 है, एंड देन अप टू Qn। तो जो आपका i है दैट विल रेंज फ्रॉम 2 to n, और जो चीज़ यहाँ पे वेरिएबल थी
राइट। 2 उनकी जगह हमने क्या किया, वहाँ पे हमने वो वेरिएबल असाइन किया। जब 2 होगा तो 2 भर देंगे, जब 3 होगा तो 3, और इस तरह से ये समेशन की कंपैक्ट फॉर्म आपके पास आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर मल्टीपल चार्जेस। आई थिंक यू आर वेरी मच क्लियर। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, कहीं भी कंफ्यूजन होता है, तो आप बैक करके इस वीडियो को फिर से देखें, राइट। पहले नोट करने पे ध्यान ना दें, बिल्कुल एक बार देख लें फिर नोट करें। और एक बार अगर आपको ये नोटेशन दिमाग में बैठ गई तो आपको इन फ्यूचर कंपटीशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके गाइज, सो होप यू आर all well, you are studying, you are revising. Have a nice time. Goodbye.